गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट ओके है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना ये सेशन। बताइएगा भाई। साहिल, संजय, दीपक, रेनू, कोमल, तमन्ना, वीरेंद्र सिंह, प्रीतम, सौरव, मंजू, पूजा, गुरविंदर, परमजीत। चलेगा भाई, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पलवल पढ़ रहे थे बच्चों, और आज की क्लास में पलवल डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 20वां जिला, जिसको बोलेंगे नू यानी मेवात। हमने मेरे बच्चों पढ़ा था प्रसिद्ध मंदिर तक, और एचटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 5 जुलाई को एचटेट की जो परीक्षा हुई थी वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा उदासनाथ जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है। तो बच्चों पलवल ऑप्शन में था नहीं, तो पलवल किससे अलग हुआ है? फरीदाबाद से। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? फरीदाबाद बन जाएगा। लेकिन यदि पलवल ऑप्शन में होता तो आपका आंसर क्या बन जाता? पलवल बन जाता। ठीक है। बाबा उदासनाथ जी का जो मंदिर है ना, यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये पलवल के कौन से गांव में है, तो गांव का नाम भी याद रखेंगे, अलावलपुर गांव। अलावलपुर गांव के अंदर मेरे दोस्त ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बाद हम बात करते हैं यहां पर मेलों की। प्रसिद्ध मेले कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ? सबसे मेन मेला है बाबा उदासनाथ जी का मेला, जो एस्टेट में पूछा ही गया है। बाबा उदासनाथ जी का मेला बच्चों लगेगा कहाँ? अलावलपुर गांव में। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो मेला लगता है ना, बाबा उदासनाथ जी का मेला जो अलावलपुर गांव में लगता है, ये कौन से खास दिन लगता है या कौन से खास महीने में लगता है? तो बच्चों ये फाल्गुन महीने के अंदर आयोजित होता है। फाल्गुन तो समझते होगे, जिसने फागण बोल दिया करा, ओली फाग जिस महीना में आया करें उसने बच्चों फाल्गुन महीना बोलते हैं। तो फाल्गुन महीने में ये मेला आयोजित किया जाता है। दूसरा जो मेला है बच्चों यहाँ पर वो है सती रमनी का मेला। सती रमनी का मेला ये कहाँ लगता है? होडल के अंदर। इसके बाद एक मेला यहां पर याद रखेंगे, फूलडोर का मेला। फूलडोर का मेला, फूलडोर का मेला जो है ये अत्तर चट्टा नाम का गांव है। पलवल के अंदर ही वहां पर मेरे बच्चों फूलडोर का मेला लगता है। एक और मेला याद रखेंगे, बलदेव छठ का मेला। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, बलदेव छठ का मेला। तो आपको याद रखना है, बलदेव छठ का जो मेला है बच्चों ये किसके सम्मान में आयोजित होता है? तो बलदेव का मतलब यहाँ क्या है? बलराम है। बलराम कौन? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो आपको ध्यान रखना है बलराम जी की याद में। तो इस मेले का जो आयोजन है मेरे बच्चों वो बलराम जी की याद में किया जाता है, जिसको बोलते हैं बलदेव छठ का मेला। ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर अब शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान
बच्चों शिक्षा और संस्थान में एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय। शिक्षा संस्थान में या तो हम बच्चों यूनिवर्सिटी पढ़ के चलेंगे या जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ के चलेंगे, या किसी जिले के अंदर कोई खास एजुकेशन से रिलेटेड कोई संस्थान है, स्कूल है, तो वो पढ़ के चलेंगे। तो यहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटी है और एक यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय। तो याद रखना है जवाहर नवोदय विद्यालय पलवल जिले के अंदर। देखिएगा हांसी के अंदर हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय हांसी में है नहीं। चरखी दादरी में भी हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि चरखी दादरी में भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। लेकिन यहाँ पलवल के अंदर जवाहर नवोदय स्कूल है, विद्यालय है। और मेरे बच्चों ये है गढ़पुरी गांव के अंदर। गढ़पुरी पलवल के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्वकर्मा स्किल श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। स्किल कौशल विश्वविद्यालय। स्किल को कौशल ही बोलते हैं, कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। मेरे बच्चों ये दुधौला गांव के अंदर बनी हुई है, और दुधौला गांव है पलवल डिस्ट्रिक्ट का गांव। श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दुधौला गांव के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, एक तो इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, तो आपको बोलना है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। स्थापना वर्ष 2016 के अंदर बच्चों इसकी की गई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे ये भारत की प्रथम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। ये भारत की प्रथम स्किल को बोलते हैं कौशल। ये भारत की प्रथम स्किल यानी कि कौशल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों, इस यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो जापान देश के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है, ये भी याद रखिएगा। और अब जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको स्किल देकर जापान भेजा जाएगा और उनको नौकरी के अवसर वहां पर मिलेंगे। तो विश्वविद्यालय के द्वारा कौन से देश के साथ समझौता किया गया है? जापान देश के साथ। जापान देश के साथ समझौता बच्चों किया गया है। शिक्षा और संस्थान के बाद हम चर्चा करेंगे यहां पर अब पर्यटन स्थलों की। पलवल के अंदर कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, पर्यटन स्थल हैं? तो मेरे बच्चों एक तो पलवल में याद रखेंगे झील जिसका नाम है डबचिक झील, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। डबचिक झील भी बोल सकते हैं और डबचिक पर्यटक परिसर भी बोल सकते हैं। डबचक जो झील है बच्चों वो होडल के अंदर है, होडल, ठीक है। और डबचिक झील होडल के अंदर नेशनल हाईवे 44 के ऊपर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कई बार नेशनल हाईवे भी पूछ लेता है कि ये भाई कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो आपको बोलना है ये नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। NH 44 के ऊपर ये झील बनी हुई है, ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो वो साथ की साथ पूछते रहना बच्चों। हाँ, कई बार आपको क्या है यहां पर गढ़पुरी ना मिले तो मेरे बच्चों रसूलपुर गांव याद रख लेना है। कौन सा गांव याद रख लेंगे साथ के साथ? रसूलपुर भी याद रख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या आएगा वो तो पेपर बनाने वाला ही जाने।
लेकिन अपने को हर एंगल से बच्चों क्वेश्चन को कवर करना आना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सर एक मेला और तुम करना चाहो तो मेरे दोस्त, एक मेला और जो फरीदाबाद जिले के अंदर हम पढ़ते थे, अब उसको आपको पढ़ना है कहां पर? पलवल के अंदर। और ये मेला भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, कान्हा गौशाला का मेला। कान्हा गौशाला का मेला बच्चों ये लगता है बहीन गांव में। कौन से गांव में लगता है ये? बहीन, बहीन गांव के अंदर। और पेपर में यह भी पूछा जाता है कि कान्हा गौशाला का जो मेला बहीन गांव में लगता है, ये किसकी याद में लगता है? तो मेरे दोस्त ये लगता है दादा कान्हा रावत जी की याद में। दादा कान्हा रावत जी की याद में मेरे बच्चों इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो ये 5 मेले याद रख लेना। पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया डबचिक झील। डबचिक झील के अलावा एक और पर्यटन स्थल आप याद रखेंगे, प्राचीन गुबंद। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा प्राचीन गुबंद कहाँ है, तो आपको बोलना है प्राचीन गुबंद पलवल के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों आपसे पूछा जाएगा मटिया का किला कहाँ है? कौन सा किला? मटिया का किला। तो जितने भी किले आएंगे सारे के सारे नोट करते रहना और इनको रिवाइज करते रहना। मटिया का किला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पलवल के अंदर है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे सती रमनी का तालाब। सती रमनी का तालाब कहां पर है? ये होडल में है। ठीक है बच्चों, सती रमनी का जो तालाब है ना, ये कांसीराम सरोत ने अपनी पुत्र वधु रानी जसकौर की याद में बनवाने का काम किया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आपको बोलना है इसका निर्माण करवाया है सर कांसीराम सरोत द्वारा। कांसीराम सरोत द्वारा पुत्र वधु रानी जसकौर की याद में। रानी जसकौर अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी बच्चों। ठीक है, और जो इनके पति शहीद हुए थे एक युद्ध के अंदर, वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो काशीराम सरोत के बेटे थे, उनकी याद में बनी कौन सी छतरी? 12 खंबा छतरी। 12 खंबा छतरी ये भी कहां है? ये भी होडल के अंदर है। 12 खंबा छतरी होडल के अंदर है। आपसे कोई पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण भी कांसीराम सरोत ने करवाया था अपने बेटे की याद में। निर्माण कांसीराम सरोत। कांसीराम सरोत की एक बेटी भी थी बच्चों, जिसकी शादी कांसीराम सरोत ने की थी भरतपुर के राजा के साथ, और उसका नाम था किशोरी। और किशोरी की जब मृत्यु हुई तो किशोरी के पति ने यहां होडल के अंदर उनकी याद में एक स्मारक बनवाया, जिसको बोलते हैं किशोरी स्मारक। तो किशोरी स्मारक का जो निर्माण है वो किसने कराया था? भरतपुर के राजा सूरजमल ने करवाया था, क्योंकि भरतपुर के राजा सूरजमल की ही पत्नी थी किशोरी, और ये बेटी थी किसकी? काशीराम सरोत की।
तो आपको ध्यान रखना है, निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा। भरतपुर के राजा सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है, भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, किशोरी स्मारक का। इसके बाद याद रखेंगे यहां पर महात्मा गांधी आश्रम। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ है? महात्मा गांधी आश्रम सर पलवल के अंदर है। पूछे आपसे महात्मा गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो मेरे बच्चों 1938 के अंदर। और आपसे पूछ ले कि इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, तो इसका उद्घाटन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मेरे दोस्त इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी की भारत में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी बच्चों, वो पलवल में ही हुई थी। महात्मा गांधी जी की पहली गिरफ्तारी भारत के अंदर हरियाणा के पलवल से मानी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पहली गिरफ्तारी हुई किस तारीख को थी? 10 अप्रैल 1919 को, जब वो पंजाब जा रहे थे। 10 अप्रैल 1919। और ये गिरफ्तारी हुई थी बच्चों पलवल से। दूसरी गिरफ्तारी महात्मा गांधी जी की बताई जाती है हिसार से, वो 30 जुलाई 1919 को हुई थी। ठीक है, और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई सारी की सारी बातों को इकट्ठा करके क्या है, रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी को जिस गांव में ट्रेन से उतारा गया था, उस गांव का नाम है अस्सावटी गांव। और इसी अस्सावटी गांव के अंदर एक द्वार बनाया गया जिसको बोलते हैं अस्सावटी द्वार। अस्सावटी गांव से ट्रेन से उतारकर अंग्रेज पलवल रेलवे स्टेशन तक महात्मा गांधी को लेके आए थे, और पलवल रेलवे स्टेशन से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन में उनको बैठाने का काम किया था। ठीक है, तो अस्सावटी गांव का नाम है बच्चों। और इस अस्सावटी द्वार के बारे में बताऊं तो इसका उद्घाटन करने के लिए देश के पहले राष्ट्रपति आए थे। इस द्वार का उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कीजिएगा फटाफट नोट। बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सर क्वेश्चन के लिए कोई बुक बता दीजिएगा। बेटा डीएनए ऑफ हरियाणा 4.0, किसी भी बुक स्टॉल पे जाना, अपने आसपास बोलना डीएनए ऑफ हरियाणा 4.0 संदीप सिवाच की बुक दे दीजिएगा, तो आपको दे देंगे वो, दे देंगे वो। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर। आगे बढ़े फिर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ एक मकबरा भी है, रोशन चिराग का मकबरा, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। रोशन चिराग का गुबंद, गुबंद भी बोल देता है या मकबरा, कोई रोशन चिराग हुए हैं बच्चों मुसलमानों में फेमस पलवल के अंदर, और उन्हीं की याद में ये बनवाया गया। एक यहां पर कांसीराम की हवेली भी है, सेठ कांसीराम की हवेली। तो कोई आपसे पूछ ले कि सेठ कांसीराम की जो हवेली है वो कहाँ है, तो आपको बोलना है वो पलवल के अंदर है।
सेठ काशीराम के बाद यहां पर याद रखना है आपको पांडव वन, पांडव वन बच्चों ये भी कहाँ है, पलवल के अंदर। और एक यहां पर याद रखेंगे अंजनी का कुंड। अंजनी कौन है, हनुमान जी की मां, और कुंड का मतलब क्या है, तालाब। तो बच्चों इस कुंड से भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का वेश धारण करके निकलने का काम किया था। तो जिस कुंड से निकले थे भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी का वेश धारण करके, लोगों ने उस कुंड को अंजनी बोलना शुरू कर दिया। और जिस कुंड ने पैदा किए हनुमान, तो लोगों ने बोल दिया वो अंजनी का कुंड है। ठीक है, अंजनी का जो कुंड है बच्चों, ये एक गांव पड़ता है बुडलाना, बुडलाना गांव है पलवल का, वहां पर है बच्चों। अंजनी का टिल्ला जो है ना वो हमारा कैथल के अंदर है। अंजनी का कुंड जो है वो पलवल जिले का बुडलाना गांव है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस कुंड से भगवान श्री कृष्ण, इस कुंड से भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी का वेश धारण करके बाहर आए थे। हनुमान जी का वेश धारण करके बाहर आए थे बच्चों। ठीक है, इसीलिए लोगों ने इस कुंड को बोल दिया अंजनी का कुंड। रखोगे याद, बिल्कुल गुरुजी रखेंगे। अब हम बात करते हैं फिर महान व्यक्तित्वों की। कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति जो है बच्चों, उनका नाता यहां से रहा है। महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करते हैं यहां हरसुख राय और गफूर अली की। दो नाम याद रखने हैं, एक है हरसुख राय और एक का नाम है गफूर अली। बच्चों ये दोनों के दोनों कौन थे, दोनों के दोनों क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में यहां से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के पलवल से नेतृत्व करता थे ये। पलवल से क्या थे, नेतृत्व करता थे। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों आप लोग चैनल वगैरह देखते होंगे ना, एक न्यूज एंकर आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, सुधीर चौधरी। ये भी पलवल से ही हैं, न्यूज एंकर हैं ये। टीवी के ऊपर खबरें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुनील लांबा। पलवल से ही आते हैं सुनील लांबा। ये पूर्व एडमिरल है। एडमिरल का मतलब होता है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च। एडमिरल, एडमिरल नौसेना के सर्वोच्च को कहा जाता है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पूर्व नौसेना प्रमुख। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों बात करते हैं लाला मुरलीधर की। लाला मुरलीधर, तो बच्चों लाला मुरलीधर का जो जन्म है ना वो पलवल के अंदर हुआ था। जन्म हुआ था पलवल के अंदर, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र, अब काम क्या करते थे ये, वकालत। बच्चों वो अंबाला में रहकर किया करते थे।
कर्म क्षेत्र इनका रहा है अंबाला। मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सुना होगा। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर हुई थी। ए ओ हयूम नाम के अंग्रेज ने उसको स्थापित किया था और उसके अलावा 71 लोग और शामिल थे। तो टोटल मेरे बच्चों 72 लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उन कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्यों में से लाला मुरलीधर भी क्या थे, एक थे। तो याद रखेंगे, कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्यों में से एक, कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्यों में से मेरे बच्चों ये क्या थे, एक थे सर। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों, कांग्रेस की जो पहली शाखा हरियाणा के अंदर स्थापित करवाई थी वो इन्हीं के प्रयासों से स्थापित हो पाई थी। या लाला मुरलीधर ने ही कांग्रेस की पहली शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में कहां खुली थी बच्चों, अंबाला में, क्योंकि अंबाला में ही ये वकालत किया करते थे। और कौन से साल बताओगे आप मेरे को सर जी, 1886 के अंदर। तो अंबाला में वर्ष 1886 में लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही स्थापित हो पाई थी। ठीक है, लाला मुरलीधर के द्वारा ही स्थापित हो पाई थी। बच्चों, लाला मुरलीधर ने अंबाला से एक अखबार भी निकाला। अंबाला से वर्ष 1889 के अंदर यह अखबार मेरे बच्चों पेपर में पूछा गया था HCS के अंदर, और इस अखबार का नाम था खैर अंदेश। खैर अंदेश नामक समाचार पत्र निकालने का इन्होंने क्या किया था, काम किया था। अंग्रेजों ने मेरे बच्चों इनको उपाधियां भी दी, और इनकी उपाधि में एक उपाधि थी राय बहादुर की, जो 1898 के अंदर इनको मिली थी। अंग्रेजों ने 1898 के अंदर राय बहादुर की उपाधि से इनको सम्मानित किया। 1904 के अंदर इनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। और बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों ने रचा, उस हत्याकांड से दुखी होकर दोनों की दोनों उपाधियों को वापस लौटाने का काम भी लाला मुरलीधर ने किया था, ये याद रखें। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर इन्होंने अपनी सारी उपाधियां बच्चों जो अंग्रेजों ने दी थी वो वापस लौटाने का भी काम कर दिया था। ठीक है, लाला मुरलीधर को हरियाणा में पता है किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो याद रखिएगा बच्चों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पंजाब का वयोवृद्ध पुरुष। तो पंजाब का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, मुरलीधर को कहा जाता है।
ठीक है, याद रखोगे? बताइएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हुई? सभी बच्चे थम्स अप करेंगे। उसके बाद बच्चों हम अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं। चौथा डिस्ट्रिक्ट बच्चों पढ़ने वाले हैं। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चौथा डिस्ट्रिक्ट, बातें बहुत कम मिलेंगी। और वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा कौन सा? उसका नाम होगा मेरे बच्चों नू, यानी मेवात। मेवात के दर्शन करवाता हूं आप लोगों को घर बैठे बैठे, ठीक है? करवा दे मेवात के दर्शन? करवा दो गुरुजी, लगे हाथों। हाँ बेटा, करंट अफेयर भी मैं ही करवाऊंगा, सारी चीजें मैं ही करवाऊंगा। और कौन करवाएगा तुम्हें ये बताओ? तुम्हारी चिंता सबसे ज्यादा किसको है? मेरे को ही है। हाँ, एक नाम और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार पेपर में पूछा गया था, पूनम चौहान। फ्लाइंग ऑफिसर है बच्चों पूनम चौहान। ये भी पलवल से ही आती हैं। फ्लाइंग ऑफिसर हैं पूनम चौहान, ये भी यहीं से आती हैं, ठीक है? आ जाइएगा, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते हैं जिसका नाम होगा मेरे बच्चों पलवल। सबसे पहले तो इसको मैप के ऊपर देख लीजिएगा बच्चों। मैप के ऊपर आप देखोगे तो ये आपका पलवल और पलवल के साथ लगता नू नजर आएगा। छोटा सा ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है बच्चों? बात करें पलवल की जो सीमा है वो किस किस के साथ लगती है? पलवल की सीमा तो हमने पढ़ा था नू के साथ लगती है, गुरुग्राम के साथ, फरीदाबाद के साथ। अब नू की सीमा किसके साथ लगेगी? जब पलवल नू के साथ लगता था तो नू भी पलवल के साथ लगेगा। और मेरे बच्चों किसके साथ लगेगा? गुरुग्राम के साथ लगेगा। और किसके साथ लगेगा? रेवाड़ी के साथ। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है नू। जिला दर्शन नू, जिसको बच्चों 2016 से पहले हम मेवात बोला करते थे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ते हैं तो बच्चों स्थिति को ही सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसकी जो लोकेशन है वो हरियाणा के मैप के ऊपर कौन सी दिशा में है। स्थिति का मतलब है लोकेशन। और आप लोगों को बच्चों नू कौन सी दिशा में नजर आएगा? पूर्व और दक्षिण के बीच वाले भाग में, जिसको हम क्या बोल देंगे? दक्षिण पूर्व। तो आपको याद रखना है ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है बच्चों, ठीक है? बात करते हैं स्थिति के बाद अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है कि यदि मेवात को हम जिला पढ़ रहे हैं तो ये हरियाणा में सबसे पहले जिला बना कब था? तो बहुत आसान सी तारीख है, 4/4/5 याद रखना है। 4/4/5 का मतलब है 4 अप्रैल 2005। 4 अप्रैल 2005। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे अलग हुआ था 4 अप्रैल 2005 को? तो मेरे बच्चों ये अलग हुआ था गुरुग्राम और फरीदाबाद से। तो इतना जरूर याद रखेंगे, ये एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि 2 डिस्ट्रिक्ट से बच्चों अलग हुआ है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। लेकिन यदि आपसे इन दोनों में से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो उसका नाम लेंगे जिसने जमीन ज्यादा दी होगी। और जमीन ज्यादा किसने दी है बच्चों? जमीन ज्यादा दी है गुरुग्राम ने। इसलिए किताबों में लिखा होता है कि ये गुरुग्राम से अलग
हुआ है। तो गुरुग्राम व फरीदाबाद से अलग। बच्चों गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग होकर ये हरियाणा में कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना? 20वां डिस्ट्रिक्ट पड़ा। 21वां तो हमने पढ़ा पलवल, 22वां पढ़ा चरखी दादरी, 23वां पढ़ा हांसी। तो बच्चों ये हरियाणा में कौन सा जिला बना? 20वां जिला ये बना। आपसे ये पूछा जाए कि 20वां जब जिला बना था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मेरे बच्चों उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की, कि भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद से जब अलग होकर ये 20वां जिला आया हरियाणा के अंदर, तो इसको एरिया कितना मिला था? तो इसको एरिया मिला था मेरे दोस्त 1507 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं जनसंख्या की, पॉपुलेशन की। ठीक है, जनसंख्या की, पॉपुलेशन का जिक्र करें। और बच्चों पॉपुलेशन का आधार कौन सी जनगणना रहेगी? 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना, ठीक है। और हम बात करेंगे बच्चों, मैंने 3 कैटेगरी बनाई थी जनसंख्या के मामले में कि एक 15 लाख से ज्यादा, एक 10 लाख से कम, और कुछ ऐसे जिले होंगे जिनकी जनसंख्या 15 लाख से तो कम होगी लेकिन 10 लाख से क्या होगी? ज्यादा। तो बच्चों मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या। लेकिन मेवात की खास बात मैं आपको बताऊं बच्चों, सेक्स रेशो, लिंगानुपात हरियाणा में सबसे ज्यादा इसी डिस्ट्रिक्ट का रहा था। लिंगानुपात आप सभी जानते होंगे, 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या। और मेरे बच्चों हम बात करें तो इसका लिंगानुपात 907 प्रति 1000 पुरुष, 907 प्रति 1000 पुरुष। सर कमेंट भी पढ़ लिया करो, कमेंट में सिलेक्शन थोड़ी है, क्यों पढ़ूं कमेंट में? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो क्यों हम पढ़ें कमेंट, ये बताओ। या कमेंट पढ़ पढ़ के तुम्हारा समय खराब कर दूं मैं? तुम यही चाहते हो कि मेरे हिसाब से कि सर हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो जो है ना आप कमेंट पढ़ते रहो, हमारा मन लगा रहेगा, बीच में 5-7 डायलॉग मार दिया करो, हम हंस लिया करेंगे, बस हमारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। तो कमेंट क्यों पढ़ूं जब कोई काम का कमेंट करते ही नहीं हो तुम, हैं? नहीं चंद्रशेखर, जिसने 3.0 किताब ले रखी है 4.0 लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि डेटा अपडेट किया गया है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा जो है ना वो फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग साइट पे अलग अलग दे रखा है। कई जगह इसका डेटा 1509 भी दे रखा है। अब ऑप्शन जब भी आएंगे ना मेरे दोस्त, इस तरीके से नहीं आएंगे ऑप्शन कि 1507, 1508, 1509। ठीक है ना? तो एरिया
कई डिस्ट्रिक्ट का आपको अलग अलग मिलेगा, और वो भी सरकार की साइट्स के ऊपर, सरकारी आंकड़ों में ही अलग अलग दे रखा है सरकार ने। ठीक है, इसलिए कई जगह 1507 में लिखवा देता हूं, कई जगह 1509 लिखवा देता हूं, गलत कोई सा नहीं है, गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है, चलेगा। आगे हम बात करेंगे बच्चों इसका पुराना नाम। आपसे कोई पूछ ले कि भाई नू का पुराना नाम क्या, मेवात। और मेवात से भी पहले बच्चों, मेवात से पहले सत्यमेवपुरम नाम रखे जाने की घोषणा हुई थी इस जिले की, कि इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा जाएगा। महात्मा गांधी जी का जो प्रसिद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते, उसके ऊपर बच्चों सत्यमेवपुरम इसका नाम रखा जाना था, नाम रखे जाने की घोषणा। लेकिन इसका नाम मेवात रखा गया था जब यह जिला बनाया गया। घोषणा ओम प्रकाश चौटाला ने की थी सबसे पहले इसको जिला बनाने की। और ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे दोस्त 2004 के अंदर गुड़गांव की एक रैली में बोला था कि इसका नाम महात्मा गांधी के प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते के ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की बदौलत ही यह क्षेत्र आज सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र जो आजादी के बाद यहां से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान की तरफ, महात्मा गांधी पहली बार मेरे दोस्त एक गांव में आए थे जिस गांव का नाम है गासेड़ा। गासेड़ा गांव मेवात का गांव है, और यहां पर महात्मा गांधी ने आकर सभी मुसलमानों को समझाने का काम किया था, और मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि आपको किसी भी हिंदू से कोई खतरा नहीं है, हिंदू आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अपने परिवार के साथ यहां पे रह सकते हैं। बाद में गासेड़ा गांव के लोगों ने अपने गांव का नाम गांधी जी के नाम पर गांधी ग्राम भी कर लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी को यहां के लोग भगवान से कम नहीं समझते हैं। महात्मा गांधी की बदौलत ही एक क्षेत्र सुख शांति से बसा हुआ है। और ओम प्रकाश चौटाला ने भी महात्मा गांधी जो ऑलरेडी यहां के मुसलमानों के दिल में बैठे हुए हैं, उनके प्रसिद्ध वाक्य के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखे जाने की घोषणा की थी कि इसको हम 2005 में दोबारा से सरकार बनते ही गुड़गांव से अलग करके जिला बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे सत्यमेवपुरम। लेकिन 2005 के अंदर मेरे दोस्त सरकार नहीं आई ओम प्रकाश चौटाला की, सरकार आ जाती है कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बच्चों इसको जिला तो बनाया, लेकिन इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम ना रखकर क्या रख दिया, मेवात रख दिया। क्या रख दिया, मेवात रख दिया। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई मेवात से इस जिले का जो नाम नू किया गया वो कब किया गया, तो मेवात से नाम नू वर्ष 2016 के अंदर। और वर्ष 2016 के अंदर किसने, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन का मतलब होता है जो 2016 में मुख्यमंत्री है, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर ने कई गांवों के नाम बदले, दो जिलों के नाम बदले। एक जिला तो ये मेवात ही था जिसका नाम नू किया गया, और एक जिला था मेरे दोस्त गुड़गांव जिसका नाम गुरुग्राम रखा गया। अब इसका नाम मेवात से नू क्यों किया गया, नू बच्चों शहर का नाम है, मेवात कोई शहर नहीं है। जैसे आज आप हरियाणा के अंदर 23 के 23 जिलों के नाम लोगे तो 23 के 23 शहर भी हैं। हिसार जिला भी है, हिसार शहर भी है, हांसी जिला भी है, हांसी शहर भी है। लेकिन जब मेवात जिला हम पढ़ते थे तो मेवात जिला तो था, लेकिन मेवात नाम का शहर धरती के ऊपर ही नहीं है। मेवात तो पूरे इलाके का नाम है। इस इलाके के अंतर्गत बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर आते हैं जहां पर मेव जाति के मुसलमान बसते हैं, और मेव जाति के मुसलमानों के बसने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा, लेकिन मेवात नाम का शहर नहीं था। तो बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने सोचा कि भाई सारे के सारे ऐसे ही हम जिलों के नाम रखते हैं जो जिलों के साथ साथ शहर भी हों। बाकी जिले तो सही हैं, लेकिन मेवात के साथ ऐसा है कि मेवात नाम जो है ना वो सिर्फ इलाका है, शहर नहीं है। तो इसका नाम हम किसी शहर के नाम पे करते हैं, और मेवात का प्रशासन नू से ही चलता था। तो मेरे दोस्त इसीलिए मेवात का नाम क्या कर दिया गया, नू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नू कर दिया गया। ठीक है ना।
अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर नामकरण की, कि भाई इसका नाम जो मेवात है ना, इसका जो नाम है मेवात, जो पहले था जब जिला बना तब इसका नाम मेवात किया गया, और वर्तमान में इसका नाम है नू। तो कारण क्या है, किस कारण ये नाम रखे गए हैं? तो मेवात नाम तो रखा गया था मेव जाति की अधिकता के कारण। मेव जाति की अधिकता के कारण। और मेरे दोस्त नू नाम जो रखा गया है ना, ये रखा गया है नमक के कारण। तो इस क्षेत्र में नमक बड़े स्तर पे उत्पादित होता था, और नमक उत्पादन के कारण बच्चों इसका नाम क्या पड़ा, नू पड़ा। ठीक है। मेव जाति के मुसलमान है, यहां मुसलमानों के अंदर भी जाति होती है, कास्टिज्म होता है। तो यहां कौन सी जाति के मुसलमान रहते हैं, मेव जाति के। ठीक है। नामकरण के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं यहां के विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों में एक तो यहां पर नू है, नू। एक है बच्चों फिरोजपुर जिरका। और एक है पुन्हाना। पुन्हाना। ठीक है, तो याद रखेंगे नू, फिरोजपुर जिरका और पुन्हाना। ठीक है ना। विधानसभा क्षेत्र के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं यहां पर मंदिर की। सर जी यहां तो मुसलमान ज्यादा है, मंदिर कैसे हुए? बेटा हिंदू भी है यहां, मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां हिंदू हैं ही नहीं। तो हम बात करेंगे भाई कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है यहां। एक तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन शिव मंदिर है यहां। प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर जो है मेरे बच्चों, ये याद रखिएगा नलहड़ गांव के अंदर है। ठीक है। कहाँ है प्राचीन शिव मंदिर? नलहड़। तो एक तो नलहड़ के अंदर याद रखना है। एक मंदिर याद रखेंगे देहरा मंदिर, बिल्कुल भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। देहरा मंदिर, दोनों के दोनों मंदिर बड़े जबरदस्त हैं। दो ही मंदिर पढ़ने हैं आपको यहां। देहरा मंदिर ये कहाँ है? फिरोजपुर जिरका के अंदर। फिरोजपुर जिरका के अंदर। ठीक है बच्चों, मंदिर के साथ साथ हम मस्जिद भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। प्रसिद्ध मंदिर व मस्जिद। मस्जिद के अंदर एक ही मस्जिद याद रखेंगे, नाम है उसका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बच्चों कई जगह है हरियाणा के अंदर, जामा के नाम से मस्जिद कई जगह है। पानीपत में भी पढ़ेंगे जामा मस्जिद, यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं जामा मस्जिद। ठीक है। तो धार्मिक स्थानों के अंदर आरक्षित सीट नहीं है बेटा, यहां कोई भी आरक्षित सीट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। बात करते हैं मंदिर के बाद मेलों की, कि सर जी कौन से मेले लगते हैं? मेलों का मतलब भीड़ होता है, जहां पर भी भीड़ लगेगी बच्चों उसी को मेला बोलते हैं। कोई ज्यादा मेले यहां लगते नहीं है, दो ही मंदिर हैं तो मेले भी दो ही पड़ेंगे। एक मेला है बच्चों शिवरात्रि का मेला। अब
शिव मंदिर हो और शिवरात्रि के दिन मेला ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शिवरात्रि का मेला लगता है नलहड़ के अंदर। ठीक है बच्चों, एक आपको ध्यान रखना है यहां पर, कौन सा मेला याद रखोगे? रावण जी का मेला। ये भी पेपर में पूछा जाता है। रावण का मेला बच्चों ये कहां लगता है? पुन्हाना के अंदर। रावण मेला कहां लगता है? पुन्हाना के अंदर। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा और संस्थान की। तो जिलों से हमारी बहुत सारी बातें कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते चले जाएंगे। शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान में हम बात करें, एक तो यहां पर मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के चर्चे बड़ी दूर दूर तक है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। नाम है हसन खां मेवाती के नाम पर, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बच्चों ये नलहड़ के अंदर है। ठीक है, और इस मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2013 के अंदर मेरे बच्चों की गई थी। अब यदि ये मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज किसके अंतर्गत काम करेंगे? मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करेंगे। तो बच्चों ये मेडिकल कॉलेज कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है? PGIMS, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, जिसका नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर है। तो ये मेडिकल कॉलेज किसके अधीन है? PGIMS रोहतक के अधीन है बच्चों। यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी आपको याद रखना है। जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, वो बाई गांव के अंदर है। कौन सा गांव है? बाई गांव, मेवात का गांव बाई, यहां जवाहर नवोदय विद्यालय है। एक यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओनियन, प्याज उत्कृष्टता केंद्र बच्चों स्थापित किया गया है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओनियन, और ये है पिनगवा के अंदर, पिनगवा मेवात के अंदर। तो शिक्षा और संस्थान में आपको ये तीन चीजें याद रखनी है बच्चों। अगली क्लास में मेवात को कंप्लीट करेंगे, नू को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक और डिस्ट्रिक्ट, या पढ़ेंगे झज्जर या पढ़ेंगे फतेहाबाद, क्योंकि फतेहाबाद और झज्जर दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही दिन अस्तित्व में आए थे। 15 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री उस समय चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे। तो डे बाय डे बच्चों अपने डिस्ट्रिक्ट कवर होते जाएंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट कवर हो तो समझ लेना बच्चों कि 40 से 45% सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो भी चीजें बच जाएंगी बच्चों, वो हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हरियाणा का जो मिसलेनियस पार्ट होगा वो पढ़ेंगे, और जो करंट का डेटा होगा वो करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों? थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।